नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ 12 से ये मिल रही है। नदी में बीच मझधार लोगों की जान फंस गई है। घीसरी नदी में आपको बता दें, घीसरी गांव की पार्वती नदी में 5 लोग फंस गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत ये 5 लोग यहां पर फंस गए हैं। नदी में अचानक पानी आने से किसान यहां पर फंसे हैं। सिविल डिफेंस और प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है। तो बड़ी खबर 12 से, नदी में बीच मझधार लोगों की जान फंसी है। सिविल डिफेंस और प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रेड सर्किल के अंदर किस तरीके से लोगों की जान यहां पर फंसी हुई है और फिलहाल प्रशासन की तरफ से इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नदी में अचानक पानी आने से ये किसान हैं जो बीच मझधार में फंसे हुए हैं और अभी गुहार लगा रहे होंगे कि जल्द से जल्द इन तक मदद पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 5 लोग यहां पर फंसे हैं। घीसरी गांव में पार्वती नदी में ये 5 लोग फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच मझधार में ये फंसे हैं। इनके खाते की जमीन है नदी के बीच में, तो वहाँ पे लोग खाद वाद छिड़काने कर्मचारियों को लेके गए हुए थे। अचानक नदी में पानी आने की वजह से लोग वहाँ पे फंस गए। फंसने के बाद प्रशासन को अवगत करा दिया गया। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे समय पे पहुँच चुकी है और इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उधर से 4-5 जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया। ट्रैक्टर पे जो फंसा हुआ उसको निकालने का प्रयास चल रहा है और जल्दी से जल्दी इनको निकाल लिया जाएगा। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं सहयोगी विपिन तिवारी, फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बचाया जाए और अब तक रेस्क्यू करने में क्या परेशानियां फिलहाल सामने आ रही हैं? बताना चाहूंगा, रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन जो बारिश जिले में बारिश बरसी थी उस बारिश के चलते यहाँ नदी में जो है बीच में ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी हुई और तेज बहाव है। ऐसे में सिविल डिफेंस की टीम है लगातार लगी हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों को जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही बताना चाहूंगा कि सूचना आई है कि यहाँ से अभी 4 लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर जो है एक नाव की मदद से निकाल लिया गया है, लेकिन एक युवक अभी भी फंसा हुआ है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की इस खबर में जो ये अपडेट है कि 4 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया और एक व्यक्ति अभी फंसा हुआ है जिसको सिविल डिफेंस की टीम, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है लगातार, क्योंकि नदी में पानी बरसात का और अचानक पानी आया था तो अभी पानी का बहाव तेज है। ऐसे में सिविल डिफेंस की भी नाव है, उसको भी काफी दिक्कत आ रही है। तो अभी रस्सी डाली जा रही है, एक रस्सी के सहारे नाव वहां जाएगी और ट्रैक्टर ट्रॉली से उस व्यक्ति को लेकर इस पार आएगी। बिल्कुल विपिन, क्या अभी वहां पर मौसम साफ है? क्योंकि आप कह रहे हैं अचानक बारिश हुई। जी अभी फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन जिले के आसपास जो क्षेत्र है जहाँ छबड़ा चिकबड़ौद और जो क्षेत्र नदी का है पार्वती का, जो जहाँ बहाव क्षेत्र है जहाँ से पानी आ रहा है, तो रात तेज बहाव जिले में रात हुआ था, पानी बरसा था तेज और उसी का पानी कहीं ना कहीं अभी जो है वो यहाँ पर एकदम से आया। क्योंकि ये सुबह किसान गए थे अपने खेतों पर खाद डालने। जब ये खाद डाल के लौट रहे थे, इसमें 4 मजदूर थे, एक किसान था, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गए थे। वहां पर खाद जब डाल चुके थे और जिस वक्त वहां से अपने नदी पार वापिस अपने घर के आने के लिए लोग आए थे, इतने में रास्ते में जब आधे रास्ते पहुंच गए तब एकदम से जब पानी का बहाव आया और बहाव देखते देखते इतना तेज हो गया कि ये लोग वहां से निकल नहीं पाए और फंसे के फंसे रह गए हैं। और ऐसे में जो बीच मझधार में इनकी जान है वो कहीं ना कहीं आफत में पड़ गई थी। लेकिन जो है अब इनकी जान जब प्रशासन को पता चला तो सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम वो लगातार मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जो है इनकी जान जो है वो कहीं ना कहीं बच पाई है। बिल्कुल विपिन, लेकिन ये तस्वीरें तो डराने वाली भी हैं, क्योंकि इस तरीके से बीच मझधार अगर मदद में देरी हो जाए तो किसी की जान जा भी सकती है। बिल्कुल जयकृति, 12 ऐसा जिला है जहां पिछली साल बारिश की बात करें तो ऐसे ही नदी पुलिया और रपटों पर लोगों के फंसने या लापरवाही से पार करने के कारण 1.5 दर्जन करीबन जाने जा चुकी है। और लगातार प्रशासन भी इस चीज की मनाही करता रहता है कि जब नदी हो, बारिश का समय हो या रपट हो, पुलिया हो, नदी में इस तरह से यह कोई रास्ता नहीं था। ये ग्रामीणों ने अपने खेत का एक शॉर्टकट रास्ता बनाया हुआ था और वही कहीं ना कहीं जान पर आफत में भारी पड़ गई इनके। बिल्कुल विपिन, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एक व्यक्ति के लिए प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द उसको भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।
सीसीटीवी में दर्ज एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की चर्चा में शामिल हो चुका है। तस्वीर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखा जा सकता है। तस्वीरों में एक कार में सवार गुंडों का खौफनाक अंदाज देखिए। कैसे गुंडों का ये गैंग कार से उतरता है और एक घर पर हमला कर देता है। वाकया जोधपुर का है, जहां रेडिसन होटल के पास यह हमला हुआ, जहां अपराधियों ने मकान के दरवाजे तोड़े, घर के सामान में तोड़फोड़ की और मकान में रहने वालों को मारा, पीटा और धमकाया भी। हथियार लहराते इन अपराधियों को देखकर भला कौन कहेगा कि इनमें कानून का कोई खौफ भी है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है, या यूं कहें कि सीसीटीवी में दर्ज गुंडागर्दी की इस तस्वीर के सामने आने से पहले पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब तलाश जारी है और शहर वासियों में दहशत का माहौल है। तो गुंडागर्दी का लाइव वीडियो आपको दिखा रहा है, किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। और कई सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि क्या इन बदमाशों में पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं। आप देख सकते हैं कैसे एक कार में सवार गुंडों का खौफनाक अंदाज यहां पर सरेराह देखा गया। गुंडों का ये गैंग कार से उतरता है और एक घर पर हमला कर देता है। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरते हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे, कहां बड़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसे हैं उनके शहर में कोरोना के हालात। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और अगर यही ट्रेंड अगले सप्ताह तक जारी रहता है तो फिर काफी हद तक राजधानी में कोरोना काबू में आ जाएगा। आज कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात करें तो सिर्फ 12 मरीज अब तक सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद जयपुर में 3,303 है। कुल मौतें 157 हो चुकी है, लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि आज किसी की जान नहीं गई है, यानी कि मौतों का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे घट रहा है, जो कि एक अच्छी खबर जयपुर के लिहाज से कही जा सकती है। सैंपलिंग का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब तक 1,12,684 लोगों की टेस्टिंग की गई है और रिकवरी का रिकॉर्ड भी जयपुर के साथ बहुत अच्छा बना हुआ है। अब तक 2,526 लोग ठीक हुए हैं और इतनों को ही ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्टिव केसेस की जहां तक बात करें तो 620 केस अब भी एक्टिव हैं, जिनमें प्रवासी जो लोग हैं उनकी संख्या 365 है। राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जनजागरण अभियान भी छेड़ा हुआ है। राजधानी जयपुर में कल से कई स्कूलों में जागरूकता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। शहर के कई स्कूलों में जिला प्रशासन की ओर से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहाँ शिक्षकों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से कोरोना से बचाव के लिए उन्हें तैयार किया जाए। यही शिक्षक गली मोहल्लों में जाकर के लोगों को अवेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कोरोना से किस तरह लड़ाई लड़नी है। हालांकि काफ़ी हद तक जयपुर में जिस तरह से का ट्रेंड बना हुआ है, ये साफ संदेश दे रहा है कि जयपुर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब निर्णायक दौर में पहुंच रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान की सरकार की ओर से जिले में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोरोना जनजागरण के रथ चल रहे हैं और एनजीओ और जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बीकानेर के लिए कोरोना अपडेट की बात करें तो आज का दिन भी बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता। आज 3 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में आने के साथ ही अब जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की जो चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कुछ दिनों पहले की बात कर ले तो जो आंकड़ा 200 के करीब था, अब लगातार आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ 330 तक पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता की जो लकीरें हैं वो तो बढ़ रही है और इसके साथ ही जिला प्रशासन की जो दिल की जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है जो अब धीरे धीरे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर वर्तमान स्थिति की बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर कुल कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 330 पहुंच गया है। तो ऐसे में 15 लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट भी यहाँ पर
अच्छी बताई जा रही है। रिकवरी रेट की बात कर लें तो 150 के समथिंग जो रिकवरी रेट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, प्रशासन और चिकित्सा विभाग को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता साफ तौर पे देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना संक्रमण के प्रति बचाव और इसके लिए जागरूकता जो अभियान है वो जिला प्रशासन की ओर से लगातार चलाया जा रहा है। आज कोर्ट गेट के ऊपर रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से कोरोना बचाव के जो उपयोग है वो यहाँ पर बताए गए। लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो कोर्ट गेट पर किया गया। इन रंगोली पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग जो चित्र है वो यहाँ पर कलाकारों ने बनाए थे ताकि लोग इस कोरोना जैसे संक्रमण से बच सकें। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की बात करें तो आज फिर 7 और नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। कोटा में अब पॉजिटिव रोगियों की संख्या 663 हो गई है। लगातार जिस तरह से कोटा मेडिकल कॉलेज से ठीक होकर रोगियों के घर लौटने का सिलसिला भी जारी है, आज फिर 6 और रोगियों को अस्पताल से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। तो 534 ऐसे रोगी हैं जिनको अब तक अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, वो स्वस्थ हो चुके हैं। 22 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हुई है। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में शामिल छात्रा के पॉजिटिव आने के बाद में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारी जानकारी जुटाई। तो चिकित्सा विभाग की टीमों ने पॉजिटिव आई छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया और जो 357 जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो स्टाफ है 30 से ज़्यादा लोगों का, उन सबको होम क्वारंटाइन किया गया है। 4 जुलाई को उस इलाके में जो है चिकित्सा विभाग की टीम पहुंचेगी, तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, कोरोना के सैंपल लिए जाएंगे। लेकिन ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसी में एक खबर ये भी निकल कर आई है कि जो छात्रा पॉजिटिव पाई गई है उसकी छोटी बहन की भी 27 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी थी। वो कर्फ्यूग्रस्त इलाके से एग्ज़ाम सेंटर कैसे पहुंची और वो एग्ज़ाम देने भी आई थी, तो उसको अलग बैठा करके उसकी परीक्षा क्यों नहीं ली गई। इन तमाम चीज़ों की अब जांच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं इन सब के बीच बड़ी खबरों की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज चाइना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सेना हर तरह से सक्षम है, हर मोर्चे पर सक्षम है और देश की सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके सुखद परिणाम आने वाले वक्त में मिलेंगे। छोटे छोटे उद्योग जो खोले जा रहे हैं उससे देश के लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों के सामान, उनको स्वदेशी उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की आंकड़ों की बात करें तो आज 57 पॉजिटिव मामले आने के बाद में अब जिले में 1629 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। वहीं राहत भरी बात यह है कि इन्हीं आंकड़ों के साथ रफ्तार पकड़ते हुए 1270 मामले पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद में मेडिकल टीमों ने भी राहत की सांस ली है और अब जागरूकता शिविरों का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग अब इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और संक्रमण के डर से अब घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। जरूरी काम के दौरान ही बाज़ारों में जा रहे हैं और ज़रूरी सामान खरीदने के बाद ही घरों पर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि अब पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी सक्रिय हो गई हैं और वह भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात आज ज़िले में एक रही कि आज टिड्डियों की एंट्री ज़िले में होने के बाद में ज़िले के बयाना, भुसावर, बैर, डीग और रूपा सहित 1 दर्जन से भी अधिक कस्बों और शहरों में टिड्डियों का प्रवेश होने के बाद में किसान चिंतित हैं। वहीं कृषि विभाग इन पर नज़र बनाए हुए हैं और आपको बता दें कि टिड्डियों ने इतना कहर बरपाया है जिसके चलते किसानों की फसल भी चौपट हो गई है। लेकिन कृषि विभाग ने थाली बजाकर और नगाड़ों के माध्यम से टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया है, जिसके चलते किसान भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं और टिड्डियों से दूर रहने की प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फसलों की भी अब उगाई चालू हो गई है, जिसे लेकर किसान खासे चिंतित हैं कि टिड्डियाँ उनकी फसल को बर्बाद नहीं कर दें और वह सोच समझ कर ही फसलों की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं और खेतों पर ही अधिक समय निकाल रहे हैं। उदयपुर से अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज भी 6 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ उदयपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का 7वां शतक लग चुका है। उदयपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 703 पर पहुंच चुकी है। आज जो 6 पॉजिटिव सामने आए उसमें नानी गली के क्लोज कॉन्टैक्ट्स भी शामिल हैं, तो वहीं 2 प्रवासी हैं और एक तीतरडी इलाके का एक व्यक्ति जो कि एक मॉल के अंदर काम करता था वो भी पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि पहले की तरह रिकवरी रेट अभी भी अच्छी बनी हुई है और महज 55 के करीब केस एक्टिव केस बने हुए हैं और 640 के आसपास अब तक रिकवर हो चुके हैं।
अगर हम जागरूकता अभियान की बात करें तो जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा दिया गया और उसी के तहत ग्रामीण अंचलों के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने के विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं। यानी उदयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग की भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, क्योंकि वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से सीधी फ्लाइट उदयपुर आएगी। करीब 10 फ्लाइट को शेड्यूल किया गया, जिसमें 1700 प्रवासी उदयपुर आ सकते हैं और उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं करने में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। आज उदयपुर के एडीजे कोर्ट संख्या 2 में जस्टिस महेंद्र कुमार दवे द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया। मेवाड़पुर राजघराने का लंबे समय से चल रहा संपत्ति विवाद, आज उस पर फैसला दिया गया है। 1983 में मेवाड़पुर राजघराने के बड़े सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार के तहत वाद दायर कर बंटवारे की मांग की गई थी और आज कोर्ट ने उस पर मोहर लगाते हुए मेवाड़पुर राजघराने की संपत्ति को 4 भागों में बांटने का आदेश दिया है। तो वहीं वे संपत्तियां जो कि महाराणा भगवत सिंह जी ने किसी और जगह पर अटैच कंपनी के साथ अटैच नहीं की थी, उन संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर तुरंत प्रभाव से आज से ही रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से मिल रही है। यहाँ पर एक 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया। नदवई गांव के जंगल में लाश मिली है। मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी है। पारसोली थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पीयूष मुंदड़ा फोनलाइन पर मौजूद है। पीयूष, एक छात्र से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया? पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी देखिए, अभी तक ये जो मामला है उसमें बेगू क्षेत्र का जो ये पारसोली थाना अंतर्गत है वहां का मामला बताया जा रहा है और नंदोई गांव का राहुल नामक जो छात्र है वो 10वीं का जिसका आज परीक्षा होनी थी, उससे पूर्व ही अज्ञात लोगों ने उसको उठाकर जंगल में ले जाकर उसकी गोली मारकर दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को मौके पर भेजा है और घटना के साक्ष्य जुटा रहे हैं कि क्या कारण रहे हैं कि आखिरकार 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। जी बिल्कुल। पीयूष, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी देखिए, परिजन अभी सदमे में है क्योंकि एकाएक उन्होंने अपना बच्चा खोया है। इस बारे में अभी तक पुलिस द्वारा पूछताछ ही की जा रही है क्योंकि जंगल में जो शव मिला है वो दोपहर बाद की घटना बताई जा रही है कि जंगल में जो गोली लगी। पीयूष, आगे क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। जोधपुर की बेटी ऐश्वर्या भाटी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया है। ऐश्वर्या भाटी सहित सुप्रीम कोर्ट के 6 सीनियर एडवोकेट को भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। ऐश्वर्या भाटी के सॉलिसिटर जनरल बनाए जाने से जोधपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। भाटी का पूरा परिवार ही कानून की सेवा में लगा है। ऐश्वर्या के भाई पुष्पेंद्र सिंह भाटी राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जबकि पिता KS भाटी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने वाली राजस्थान की पहली महिला है श्रीमती भाटी। जोधपुर विश्वविद्यालय से LLB और LLM करने वाली भाटी जुलाई 1998 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं और पढ़ाई के दौरान भी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीत चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से टिड्डी का खात्मा होगा। जी हां, सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन्हें रवाना किया। हरी झंडी दिखाकर इन हेलीकॉप्टर्स को रवाना किया गया। टिड्डी नियंत्रण के लिए देश में पहली बार हेलीकॉप्टर का प्रयोग शुरू हुआ है। नोएडा से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हेलीकॉप्टर दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है जो कि टिड्डी पर आसमानी अटैक करेगा और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। चौधरी साहब, इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब इस आसमानी आफत के लिए आकाश से ही अटैक करने की आप तैयारी कर रहे हैं, आगे क्या प्लान? पहली बार ये निर्णय हुआ है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा पेस्टिसाइड का छिड़काव होगा। ये भारत सरकार के द्वारा निर्णय पहली बार लिया गया है और निश्चित रूप से इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद अब किसानों के लिए जो एक टिड्डी नुकसान कर रही थी, तो इतने दिन जो ड्रोन से और ट्रैक्टर के स्प्रे से हम करते थे, लेकिन अब ये किसानों के लिए जो आफत बन के आया था उनके आफत बन के ये हेलीकॉप्टर आया है जो टिड्डी को निश्चित रूप से नियंत्रित करेगा और ये पहली बार निर्णय हुआ है।
वास्तव में एक ये अच्छा है और आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए जहाँ भी आवश्यकता होगी तो जो भी निर्णय लेना होगा भारत सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। ये हेलीकॉप्टर से टिड्डियों पर हवाई हमला करने की तो आज शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन आगे भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर और उसी तरीके के जो ब्रिटेन से आ रहे हैं उपकरण, उसकी भी तैयारी है? इसकी हमने तैयारी पहले ही कर ली थी, क्योंकि ये 1 साल पहले टिड्डी आई थी तो उस समय हमने यूके की कंपनी को हेलीकॉप्टर की मशीन के ऑर्डर दे दिए थे और 60 नई जो मशीनें हैं गाड़ी से उपयोग लेते हैं उसके भी ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, इस वजह से ये थोड़ी 2 महीने लेट हो गई, वरना ये कब की आ जाती। लेकिन 45 नई मशीनें वो भी हमारे इसी महीने के लास्ट तक पहुँच जाएगी। और दूसरा हेलीकॉप्टर की भी 4 मशीनें और आनी है, वो भी 1 महीना बाद में हमारे यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो हमारे 1 हेलीकॉप्टर ये हो जाएगा और 4 हेलीकॉप्टर और आ जाएंगे, तो इस तरह से 5 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था हो जाएगी। तो 5 हेलीकॉप्टर से हम पर्याप्त व्यवस्था कर पाएंगे कि जो भी पाकिस्तान की ओर से टिड्डी आएगी उसको हम मार देंगे। शुक्रिया। तो आज हेलीकॉप्टर रवाना हुआ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि चीज़ें जो टिड्डी के कारण किसानों के संदर्भ में बिगड़ी हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो सकेगी। सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।